Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to start a chapter electric current. Okay. So electric current एक ऐसा chapter है जो आपका क्लास 6, 7, 8 अप टू कॉलेज तक चले, ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को लगता होगा कि सिर्फ फिजिक्स का पार्ट है. नहीं, इलेक्ट्रिक करंट बनने के लिए हमको कुछ केमिकल्स पढ़ना होगा, ठीक है. और इसी केमिकल्स को हम पढ़ेंगे कि कैसे एक केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट बनता है और कैसे इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल बनता है, ठीक है. तो वही हमको पढ़ना है कि हाउ वी कैन गेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, ओके. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना. मतलब ये जो आपका चैप्टर है ये हायर क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है. कौन से चैप्टर के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है. ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का पार्ट है और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स को रिएक्ट करवा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं उसके बारे में चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना. सो ये जो आपका इतना बड़ा सा डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? वोल्टेज सेल. किसका है? वोल्टेज सेल. वोल्टेज सेल को हम दो नाम से और जानते हैं. वोल्टेज सेल इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल. और कौन से नाम से जानते हैं? गैल्वेनिक सेल. और साथ साथ ये जो आपका वोल्टेज सेल है, ये वोल्टेज सेल में ये खास बात है कि वोल्टेज सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आता है, ठीक है. जैसे आप लोग क्लास के अंदर बैठे हो वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वोल्टेज सेल आता है, ठीक है. कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वोल्टेज सेल, यू हैव टू आंसर दैट वोल्टेज सेल केम अंडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो सेल आते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कितने सेल आते हैं? दो सेल आते हैं. एक होता है आपका वोल्टेज सेल, एक और होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, ठीक है. आज सिर्फ हम पढ़ेंगे व्हाट इज वोल्टेज सेल एंड हाउ मेनी नेम्स आर देयर फॉर वोल्टेज सेल. तो वोल्टेज सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं. और ये वोल्टेज सेल को जब हम, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे मेटल्स होते हैं. कॉपर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है. देयर आर सो मेनी मेटल्स इन अवर पीरियोडिक टेबल. तो वही अगर अलग अलग मेटल्स के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाने के टाइम नाम भी अलग अलग पड़ जाते हैं. तो उसी तरह ये जो आपका वोल्टेज सेल है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल, इसी का नाम जिंक और कॉपर जब मेटल यूज करता है, मेटल इलेक्ट्रोड, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? डैनियल सेल. क्या पड़ जाता है? डैनियल सेल. मतलब अगर कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि व्हाट इज डैनियल सेल, तो घबराना मत. आपके सिलेबस में वोल्टेज सेल ही है, मतलब डैनियल सेल के बारे में भी वो पूछे. डैनियल सेल इज वोल्टेज सेल ओनली, बट द इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो मेटल का रॉड दिख रहा है, ये जिंक और कॉपर होना चाहिए. जिंक और कॉपर होना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं इसका रिएक्शन पढ़ना कि हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो क्या होता है, हमको पहले ये सेल बनाने के लिए एक सेल, ठीक है, ये पूरा एक सेल का अरेंजमेंट है. दिख रहा होगा कि दो ग्लास बैठा दिया है और दो ये क्या चट्टा बैठा दिया है, ऐसा नहीं. ये एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर होता है. मतलब अगर हमको कभी भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो हमको दो कंटेनर लेना पड़ेगा ग्लास का. दो कंटेनर लेना पड़ेगा ग्लास का. ये आपका एक कंटेनर हो गया. दिस इज अवर कंटेनर नंबर 1. दिस इज अवर कंटेनर नंबर 2, ठीक है. ये आपका 1 कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर है. ये आपका सेकंड कंटेनर. अब स्टार्ट करते हैं हम कंटेनर में अपना मटेरियल्स को अरेंज करना. तो क्या करना पड़ेगा, ये हम ले सकते हैं. आप इस कंटेनर में जिंक का रॉड ले लो, या इस कंटेनर में जिंक का रॉड ले लो, इस कंटेनर में कॉपर का रॉड ले लो, या इस कंटेनर में कॉपर का रॉड ले लो. ये आपके ऊपर निर्भर करता है. तो मैंने क्या किया है, ये कंटेनर में जिंक का रॉड लिया. कंटेनर में कौन सा रॉड लिया है? जिंक का रॉड. और ये वाले कंटेनर में जस्ट उसके साथ एक और कंटेनर है. ये कंटेनर में कौन सा रॉड लिया है? कॉपर. क्योंकि कौन सा मेटल है? कॉपर. कॉपर का सिंबल क्या होता है? सी. कॉपर का सिंबल इज सी. और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn. जिंक का सिंबल इज Zn और कॉपर का सिंबल इज Cu. ये आपको याद रखना है. अब क्या करना है, हमें अपना रिएक्शन स्टार्ट करना है. और ये इसका एक बहुत ही खास बात है कि इस रिएक्शन में हमको कुछ अलग से
यूज़ नहीं करना पड़ता कि हमको कुछ बाहर से किसी को बुलाना पड़ रहा है रिएक्शन करवाने के लिए। ये रिएक्शन की खासियत ये है कि ये रिएक्शन खुद से होती है, ये रिएक्शन खुद से होती है। अब यहाँ पर जो आपका जिंक का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है, इसको मैंने क्या किया, एक एक कंटेनर में रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका जिंक है और कॉपर है, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक वायर लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये वायर किसका बनता है, प्लैटिनम, ठीक है। दिस वायर शुड बी ऑफ प्लैटिनम। तो मैंने प्लैटिनम के शॉर्ट में यहाँ सिंबल में पीटी लिख दिया, ठीक है, पीटी बोलते हैं प्लैटिनम। अब ये वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब ये आपका जो जिंक का रॉड है और ये आपका कॉपर का रॉड है, ये दोनों में क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक वायर लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, एक वायर लगा दिया। और वायर कौन सा मटेरियल का है, प्लैटिनम का। आया समझ। अब क्या करना है, हमें रिएक्शन स्टार्ट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका वायर तक हो गया, वायर तक का हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। विदाउट सॉल्ट ब्रिज आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा अगर हम दो कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉल्ट ब्रिज नाम का कुछ लिया, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, यू ट्यूब स्ट्रक्चर का होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ये यू शेप का होता है, दिख रहा है। ये यू शेप का होने की वजह से क्या कहलाता है, यू ट्यूब कहलाता है। सॉल्ट ब्रिज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस यू ट्यूब के अंदर सॉल्ट फिल होता है। क्यों सॉल्ट फिल होता है ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका वहाँ पर करंट फ्लो होगा, वो करंट फ्लो होने के लिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, ठीक है। सर्किट क्लोज होना चाहिए, तभी जाकर आपका करंट पास होगा, ठीक है। तो जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये जो मैंने लिखा है बीच में सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ही ये है, काम ही इसलिए करता है ये, ताकि हमारा जो सर्किट है वो क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तभी जाके हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रिएक्शन का प्रोसेस, देखना कि कैसे हमारा रिएक्शन होता है। अब देखो, एक साइड हमारा जिंक है और दूसरे साइड हमारा क्या है, कॉपर। तो क्या होता है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब क्या देखना है, ये पूरा हमने सेटअप कर दिया, सॉल्ट ब्रिज तक आपको काम करना है बस। अब इसके बाद आप बैठे रहो, तब तक बैठे रहो जब तक आपको करंट का फ्लो ना दिख जाए। तो करंट का फ्लो आप कैसे देख सकते हो, आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, आपको करंट का फ्लो बता देगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है करंट का डायरेक्शन एरो इधर, दिख रहा है, ये आपका करंट है और करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ करंट मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों के बीच आपको कुछ रिलेशन पढ़ाएगी। जो आपका करंट होता है वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो अगर करंट इधर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर जा रहा है, लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो, देखो एरो इधर बन रहा है। मतलब यहाँ से क्या समझ आया कि इलेक्ट्रॉन हमारा जिंक रॉड से कॉपर रॉड में शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हमें देखना है कि जिंक ने ऐसा क्या किया कि हमारे पास हमारे कॉपर में इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गए, क्या हुआ। देखो, आप जब क्लास 10 में जाओगे तो आपको एक सीरीज पढ़ाया जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज, इवन क्लास 8 में भी होगा शायद, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हमको मेटल्स का पूरा एक अरेंजमेंट दिया रहता है, जो जितना रिएक्टिव होता है वो उतना ऊपर होता है, और जो जितना लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो उतना नीचे होता है। एंड दिस सीरीज विल वेरी यूजफुल फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जो आपका जिंक है उसे ने क्यों इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर को, क्योंकि जो आपका जिंक है
वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा। और जिंक जैसे ही कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ही जिंक बन जाएगा आयन। ठीक है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ इस कंटेनर में। देखो, पहले हमको ये कंटेनर में जिंक का रॉड लेना है और जिंक का रॉड किसमें फिल किया हुआ है ये देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये देखना कि जो आपका रॉड है वो रॉड किस सॉल्ट में किस रॉड पर रखा गया है। जिंक अगर हमारे पास रॉड है इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेनर है, कंटेनर में कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए, जिंक सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जिंक है तो जिंक का कौन सा सॉल्ट बन सकता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट का मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद मैंने ये जिंक का रॉड डिप किया। अब क्या हुआ, ये जो जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट होने के बाद इसमें एक खासियत है कि जब भी सॉल्ट अपने वाटर एक्वस फेज में जाता है तो क्या करता है, आयंस में टूटता है। मतलब ये जो आपका जिंक है, यहाँ लिख रही हूँ जिंक सल्फेट है, ये जब एक्वस फॉर्म में जाएगा, मतलब जब वाटर में डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जिंक को, जिंक सल्फेट को, तब जिंक 2+ आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है ये आयन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में, याद रखना। तो क्या होता है कि जब आपका ये आयन फॉर्म में, मतलब यहाँ पर बहुत सारे Zn2+, Zn2+, बहुत सारे, साथ ही साथ SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव को हम सल्फेट आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, सल्फेट आयन। जिंक आयन भी है, सल्फेट आयन भी है, ऐसे पूरे सोल्यूशन में ऐसे घूम रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉस करवाना पड़ेगा। तो लॉस कैसे होगा मुझे बताओ। एक हमारे पास जिंक, एक हमारे पास जिंक और दूसरा हमारे पास जिंक आयन। किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिंक आयन के पास। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। तो जिंक आयन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी है जिंक, वो देखो कौन देगा, जिंक। कौन देगा, जिंक। तो जिंक अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा। जैसे ही जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को दिया, जिंक का ये जो रॉड है इसमें जिंक पूरा भरा हुआ था, धीरे धीरे इसके अंदर से जो जिंक है वो जिंक 2+ के फॉर्म में नीचे नीचे आते जाएगा और सारा जिंक 2+ आयन अपने सोल्यूशन में आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं, अब जाते जाते ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, इस कंटेनर की साइड पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ देखना है कि क्या क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास सोल्यूशन है कॉपर का। यहाँ जैसे मैंने जिंक का रॉड लिया था तो जिंक सल्फेट दिया था, वही कॉपर है तो इसमें इसका सॉल्ट लो किधर, कॉपर का, मतलब यहाँ पर अगर जिंक सल्फेट है तो यहाँ पर मुझे कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कॉपर का 2+, कॉपर का 2+, सल्फेट का 2 नेगेटिव पूरा भरा होगा, घूम रहा होगा, है ना। अब बताओ इलेक्ट्रॉन जिंक से आए आते गए धीरे धीरे। अब यहाँ पर बताओ कॉपर और कॉपर 2+ है हमारे पास, कॉपर और कॉपर 2+, एक कॉपर मेटल है, एक कॉपर आयन है। अब बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, किसको ज्यादा जल्दी है इलेक्ट्रॉन लेने की, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जैसे ही कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया कॉपर, ये ऐसे कॉपर बन गया। अब यहाँ पर सारे 2+, पूरा 2+ है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सब जाके सोल्यूशन में कॉपर 2+ को बना देंगे कॉपर सॉलिड। अब क्या होगा, ये कॉपर
जिंक की रॉड पतली होती है और कॉपर की रॉड मोटी होती है। क्या जिंक ने अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिंक इलेक्ट्रॉन के साइड ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर मेटल, उसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया, गेन हुआ। तो यहाँ पर ये जो आपका रॉड है वो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर गेन हुआ। मतलब क्या है? एक साइड आपका क्या बनेगा? टर्मिनल बोलते हैं इसमें। एक टर्मिनल आपका क्या बनेगा? एनोड। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उस साइड में हम क्या बोलते हैं? एनोड। और जहाँ पर रिडक्शन होता है उस साइड क्या बोलते हैं हम? कैथोड। ठीक है, ये नोट यहाँ लिखा हुआ है। द टर्मिनल at which oxidation takes place is called anode and the terminal at which reduction takes place is called cathode। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, करंट भी मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, करंट ऐसे आएगा। जैसे ही करंट आएगा वैसे ही एमीटर बोलते हैं इसको, एमीटर अपना वैल्यू दिखाना स्टार्ट करेगा एम्पियर से। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमको क्या समझना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज को मैंने इसीलिए लगाया है ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए कंटिन्यूअस वे में आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। अब इसी सॉल्ट ब्रिज का काम हम करेंगे। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका काम होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बरकरार रखने के लिए वर्क करता है। यहाँ पर आपका लॉस हो रहा था, तो लॉस होते होते इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था कि ज़्यादा मात्रा में जिंक 2+ आयन बन जाते थे। और जिंक 2+ आयन ज़्यादा होने की वजह से जो आपका रॉड है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो नहीं पा रही थी, इसीलिए आपको क्या लगाना पड़ा? सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ा। सॉल्ट ब्रिज का दो सॉल्ट, एक सॉल्ट है उसमें 2 आयन बने होते हैं, एक आपका K पॉजिटिव, एक आपका Cl नेगेटिव। तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिसको क्या जो यूज करेगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव इसको मदद करके न्यूट्रल बनाएगा, और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए K पॉजिटिव इसको मदद करेगा। इसीलिए आपका सॉल्ट ब्रिज यूज करवाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज का 2 फंक्शन है, टू क्लोज द सर्किट, टू मेक द सर्किट क्लोज्ड। एक और फंक्शन होता है, एक और फंक्शन क्या होता है? टू मेक द सर्किट न्यूट्रल। 2 फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। यहाँ तक आपका वोल्टेज सेल बना। अब जैसे ही आपको केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट आया। ठीक है, ये आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ और इलेक्ट्रिक करंट आ गया। यहाँ पर अगर मैं बल्ब लगा दूँ ना, ये बल्ब चल रहा है, करंट पास कर रहा है, मतलब बल्ब चलना चाहिए, बल्ब चलेगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है, गैल्वेनिक सेल। इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल, ऑल्सो नोन एज वोल्टेज सेल। और एक कौन सा वोल्टेज सेल है? डैनियल सेल। ठीक है, यहाँ पर जिंक और कॉपर का यूज करते हैं हम। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बोलना है द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, डैनियल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या देखो, वहां मैंने क्या किया था कि 2 कंटेनर लिए थे, 2 कंटेनर लिए थे, पर यहाँ हमें क्या करना है? 1 कंटेनर लेना है। दिस इज द वोल्टेज सेल of 2 कंटेनर एंड दिस इज द वोल्टेज सेल ऑफ 1 कंटेनर। एक ही ग्लास से दिख रहा है, तो ये 1 कंटेनर बोलते हैं इसको। ये 2 है इसलिए 2 कंटेनर बोलते हैं। आपके क्लास में ये आता है, मतलब आपके सिलेबस में है। इसको समझा देती हूँ क्या है। ये कोई करेगा कॉपर और जिंक, बोलो कौन सा रिएक्टिव होता है?
reactive is highly reactive than copper. तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या जिंक अपने से इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देके कॉपर की तरफ मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेगा बाहर से। कहाँ से? बाहर से। तो बाहर से जिंक से कॉपर गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ कॉपर का आयन नहीं है, यहाँ कॉपर का भी आयन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अभी कॉपर का सॉलिड है। यहाँ पर हमारे पास जो कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है ये एसिड, क्या है? एसिड H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, और ये डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाता है। डाइल्यूट मतलब ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा पानी होगा और कम एसिड होगा, तो इसको डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूट कंडीशन का ही आपका सिलेबस में डाइल्यूट कंडीशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए एक कंटेनर में हमको डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ता है। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट आपको पढ़ो, एक कंसंट्रेटेड होता है मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब फीका, ठीक है? तो ये डाइल्यूट H2SO4 को हमको लेना पड़ता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर H2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही ये जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाते कॉपर के पास पहुंचा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया H2SO4 का जो H2 और SO4 है वो क्या होगा? यहाँ पर H2 ब्रेक होगा और यहाँ पर बनाएगा 2H पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर की तरफ अट्रैक्ट ना होके हाइड्रोजन आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन बोलेगा पहले तेरे पास आओ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था तो हाइड्रोजन ने पकड़ लिया। अब हाइड्रोजन ने पकड़ा, जैसे ही हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिले वैसे ही हाइड्रोजन आयन बन गया हाइड्रोजन गैस। क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस उड़ गई, ये आपका H2। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस उड़ा SO4 सल्फेट आयन फ्री हुआ, और सल्फेट आयन जैसे ही फ्री हुआ जिंक अपने से इलेक्ट्रॉन दे रहा था कॉपर को, तो जिंक बन गया जिंक आयन। जैसे ही जिंक आयन बनेगा वो नीचे आएगा, ठीक है? और नीचे आके SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बन गया? जो आपका Zn2 है प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो ये आपका रिएक्शन होगा। यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्ट आपको मिलेगा, साथ साथ यहाँ पर आपका H2SO4 ब्रेक भी होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। और जो आपका जिंक है वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा गया। क्या देखा गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन खोया है उसने। तो जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उसको कौन से टर्मिनल बोलते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं? ऑक्सीडेशन। द टर्मिनल एट व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। ओके, तो यहाँ पर हम एनोड लिखेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस साइड में, उसको हम लिखेंगे कैथोड। क्या लिखेंगे? कैथोड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। और इसमें वोल्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना वोल्ट है। जो आपका जिंक है उसका वोल्ट होता है -0.76 वोल्ट, और जो आपका कॉपर है उसका कितना वोल्ट होता है? 0.34 वोल्ट, ठीक है? और इन दोनों का रिएक्शन से हम बाद में जाके अपना मैथ सॉल्व करते हैं कि दोनों को एक साथ अगर हम रख रहे हैं तो टोटल हमारे पास करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो हम बाद में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है? और आपको ये याद रखना है कि जो आपका सर्किट है वो बाहर इंटरनल कॉपर से जिंक की तरफ जाता है। यहाँ लिखा गया है इंटरनल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और आउटसाइड जिंक से कॉपर की तरफ मूव करता है, इसीलिए लिखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। समझ आया? तो यहाँ पर पूरा जो है ये पूरा एक सर्किट बन जाता है ऐसे, मतलब ये पूरा क्लोज रहता है। जो आपका करंट है वो पूरा ऐसे घूमता रहता है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है? इस एक सिंगल कंटेनर का था और ये डबल कंटेनर का था। सिंगल कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट एक होना चाहिए विच इज अवर H2SO4 एसिड, और दो कंटेनर में हमारे पास दो अलग अलग सॉल्ट होना चाहिए। एक में हमने जिंक सल्फेट लिया और एक में हमने कॉपर सल्फेट लिया। फिर उसके बाद हमारे पास करंट आया और हमने अपना बल्ब वगैरह जला। और ये जो आपका सिस्टम है इसके बाद और होता है, ठीक है? ये तो आपका सिर्फ वोल्टेज सेल था,
अगर मैं इसमें बैटरी कनेक्ट कर देती हूँ ना, बैटरी होता है जो आप यूज़ करते हो ना, बैटरी सेल वगैरह, उसको अगर मैं कनेक्ट कर देती हूँ ना, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जब इसके साथ एक और हम बैटरी अटैच करते हैं ना, तो दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसको हम चार्ज कर सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू।